हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। देखिए, इनको तो आप ज़रूर जानते होंगे। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार और ये काफ़ी अब चर्चाओं में रहने का कारण है क्योंकि इनको हमारे देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तरीके नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हमारे देश के जो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। अब ये जैसे ही नियुक्त किए गए हमारे सरकार के द्वारा, तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एक टॉपिक बन चुका है बिकॉज जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो अब सरकार को घेर रही हैं और ये अब इस पे इनके अपॉइंटमेंट पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया कि इनको क्यों नियुक्त किया गया है। क्या है मैटर, पूरा आइए जानते हैं इस क्लास में। बट बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि बिहार एपीओ का हमने 17 फरवरी से एक न्यू बैच स्टार्ट किया था। तो जो स्टूडेंट बिहार एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे स्टेजेस क्लियर करना चाहते हैं, वो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू जो ऐप है वहां पे जाके रजिस्टर करके इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। फॉर फर्दर आपको अगर डाउट है, कुछ चीजें पूछनी है कि कैसे ये बैचेस रन होगा, क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी जाएगी, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ज्ञानेश कुमार को हमारे देश के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है और जब से ये नियुक्त किए गए हैं काफी चर्चाओं में आए हैं। चर्चाओं में आने का कारण ये है कि जब तक इनका जो टेन्योर है, यानी कि जब तक ये चीफ इलेक्शन जब तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह रहेंगे, तब तक आपके इस साल बिहार में, अगली साल वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम में इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टेन्योर है, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जब तक ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह रहेंगे। अब ये कारण नहीं है कि ये इन इन राज्यों में इलेक्शन होना है तो इसलिए विवाद उठा है। विवाद उठने का कारण दूसरा है, वो हम जानते हैं कि विवाद उठा तो क्यों उठा है। अब देखिए, पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इनका कार्यकाल कितने समय तक का है। इनका कार्यकाल है 26 जनवरी 2029 तक, तो लगभग लगभग 4 साल तक ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह अपना कार्यकाल संभालेंगे। अब हुआ क्या है कि ये जब नियुक्त किए गए, जब सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया, उसके बाद राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह नियुक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक कानून आया है, उस कानून के अंतर्गत ही इनको नियुक्त करना था, पर सरकार ने जल्दबाजी में इनको नियुक्त किया। और कानून में क्या है ऐसा कि इस वजह से हम इनको नियुक्त नहीं कर सकते, आइए जानते हैं। देखिए, ये बात हम सबको पता है कि पहले क्या होता था, हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए कोई भी कानून नहीं था। यानी हमें यह नहीं पता था कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, हम किन किन व्यक्तियों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। जैसे सीजीआई को नियुक्त करना हो तो कैसे करेंगे, वो प्रक्रिया हमारे संविधान में है। बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई प्रावधान नहीं था। अब ऐसे में क्या हुआ, मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ क्लियरली बोल दिया था कि अगर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था, केस का नाम था अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 का केस था। ये आपके प्रीलिम से पूछा जा सकता है बिकॉज ये जो केस है ये एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही अपना ये जजमेंट डिलीवर किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब तक पार्लियामेंट इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बना देती, तब तक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करना है तो उसके लिए एक कमेटी बनेगी। राइट, एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कौन कौन होंगे? उस कमेटी में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो होंगे, अपोजिशन लीडर वो होंगे, और तीसरा व्यक्ति जो है वो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। यानी कि इस कमेटी में 3 मेंबर्स हैं। अब वो 3 मेंबर्स डिसाइड करेंगे हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे। ठीक, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना देता, हम इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही नियुक्ति मिलेगी। पर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ये जजमेंट आया, कुछ टाइम बाद ही पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और उस कानून का नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। यानी 2023 में जजमेंट आया और 2023 में पार्लियामेंट इस लॉ को लेकर आ गई। यानी कि अब इस कानून में जो लिखा है उस कानून के हिसाब से ही किसी भी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाएगा। तो कुल मिला के बात अभी तक यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, अपोजिशन लीडर रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना देती। पर पार्लियामेंट ने अब कानून बना दिया। अब इस कानून में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक, अब
अगर हम प्रेजेंट यानी करंट सिचुएशन की बात देखें कि इस कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं, तो वो जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो है नरेंद्र मोदी जी, इस कमेटी के पहले सदस्य, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो भी बात सही है अभी तक। अपोजिशन लीडर के पार्टी है, वो भी बात सही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो भी ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट के जो तीसरे मेंबर थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इस कानून में तीसरे मेंबर थे, उस तीसरे मेंबर को हटाकर होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी को ऐड कर दिया गया। यानी जो सीजीआई की जगह थी, सीजीआई की जगह अब हमारे देश के होम मिनिस्टर कमेटी के मेंबर बनेंगे। ये हमारे इस कानून में लिखा था। अब हुआ क्या, इस कानून में जैसे ही लिखा था, तो इस कानून के अंतर्गत एक सेक्शन नंबर 6 है जिसमें प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे कैसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेंगे। उस प्रक्रिया में हमारी एक सर्च कमेटी भी रहेगी। देखिए, ये जो कमेटी बनी थी जिसमें 3 सदस्य थे, ये थी सिलेक्शन कमेटी, जो सेलेक्ट करेंगे कि इन व्यक्ति को बनना चाहिए, इस व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। पर उससे पहले एक सर्च कमेटी और बनेगी। सर्च कमेटी मतलब कि वो कमेटी जो लोगों को सर्च करके लाएंगे कि हाँ, ये लोग हमें सही लग रहे हैं, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देना चाहिए या इनको इलेक्शन कमिश्नर बना देना चाहिए। तो इस सर्च कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे? इस सर्च कमेटी में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं वो होंगे, और इनके साथ सेक्रेटरी लेवल पे 2 अदर मेंबर्स भी होंगे, जो जिनका काम होगा कि 5 लोगों के नाम वो रिकमेंड करेंगे। यानी कि एक लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट में 5 लोगों का नाम होगा, और ये लिस्ट कहां जाएगी? सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगी। ये हमारे सेक्शन नंबर 6 में लिखा था, राइट। अब जैसे ही ये चीज हुई, ये कानून आया 2023 को, वैसे ही इस कानून के विरुद्ध में पेटिशन दायर हो चुकी सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि इस कानून पे क्वेश्चन मार्क लग गया था, इसकी वैलिडिटी, इसकी संवैधानिकता पे क्वेश्चन मार्क लग चुका था। यहां पे यही लिखा है कि ये जो चैलेंज किया गया था एपेक्स कोर्ट में, ये एक एनजीओ जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर जय ठाकुर के द्वारा भी ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी इस कानून के विरुद्ध, जो कि 2023 में आया। जनवरी में यानी इसी साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए, हम फरवरी में इस मैटर को लिस्ट करते हैं, यानी कि फरवरी में इस मैटर पे सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में बात ही बोल दी थी। पर अभी क्या हुआ, फरवरी में जो डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पे काफी लीडर्स ने, अपोजिशन लीडर्स जो थे, उन्होंने काफी क्वेश्चंस उठाए कि अभी तो हमारा डिसाइड ही नहीं हुआ कि हमने जो पेटिशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिकता पे लेकर कि ये कानून सही है या गलत, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना डिसीजन ही नहीं दिया, और आप कैसे इस कानून के बेसिस पर किसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। ये काफी चर्चाएं हुई थी, ट्विटर पे भी काफी पोस्ट किए गए थे अलग अलग लीडर्स के द्वारा। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ, जिन जिन पेटिशनर्स ने पेटिशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि सर, अब तो इस मैटर को जल्दी जल्दी निपटारा किया जाए, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम नियुक्त कर दिया है, और अब वो एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करने वाले हैं। तो इस मैटर को जल्दी जल्दी निपटाया जाए कि क्या ये कानून जो सरकार 2023 में लेकर आई थी वो सही है या गलत, यहां पे बोला गया। पेटिशनर प्लीड्स दैट 2023 एक्ट has overturned the constitutional bench decision of the court in अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक पेटिशनर ये भी बोला है कि ये जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो कमिटी वाला आया था, जिसका केस का नाम था अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे पेटिशनर ने बोला है कि ये जो जजमेंट है, ये 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना जजमेंट दिया है, और सरकार ने इस जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया। ओवर रूल्ड कैसे किया है? क्योंकि जो एक सिलेक्शन कमेटी में मेंबर होने चाहिए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जगह होम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे पेटिशनर ने यही बोला है कि ये जो कानून है, ये कानून सही नहीं है, क्योंकि इस कानून ने जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसके जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है, राइट। चलिए, where it was observed that leaving appointment of the members of election commission in the hands of the executive would be seriously detrimental to the health of our democracy and for the conduct of free and fair trial। यहाँ पे जो आधार बताए गए हैं पेटिशन दायर करने के, वो ये बताए गए हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफी एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चले थे। कैसे लेके चले थे? क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें एक हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक, दूसरे अपोजिशन लीडर बिल्कुल ठीक, तीसरे सीजीआई, यानी कि भेदभाव की कोई दिक्कत ही नहीं थी, यानी मेजोरिटी, कोई पार्टी अपना मेजोरिटी नहीं कर सकती थी, ठीक है। पर यहाँ पे जो कानून बनाया गया वो कानून क्या है?
प्रधानमंत्री हैं, अपोजिशन लीडर हैं और दूसरे होम मिनिस्टर। यानी कि अगर मेजोरिटी में बात करी जाएगी तो मेजोरिटी में हमेशा जीती जाएगी, क्योंकि दो मेंबर्स वो हैं जो एक ही रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं। तो तीसरा जो व्यक्ति है उसका डिसीजन होना ना होना एक ही बात है। तो यहां पे यही बोला गया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो ये कानून आया है, ये कानून तो बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर्स में 2 मेंबर्स तो ऐसे हैं जो रूलिंग पार्टी के खुद मेंबर हैं, तो वो जो चाहेंगे, जिस व्यक्ति को चाहेंगे नियुक्त करना, वही व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो तीसरा जो व्यक्ति है, जो अपोजिशन लीडर का, जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है, उसका होना ना होना तो एक ही बात है। तो यहां पे यही एक ग्राउंड बोला गया था कि फ्री और फेयर इलेक्शन की तो फिर कोई बात ही नहीं है, इस कानून का आना तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो हमारी बात करता है कि स्वतंत्रता आनी चाहिए, सब लोगों को अपने डेमोक्रेटिकली अपने व्यूज रखने चाहिए, तो वो तो यहाँ पे होएगा नहीं, यहाँ पे कोई बात आएगी नहीं, क्योंकि ये जो कानून है ये डेमोक्रेसी को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके जो थॉट्स है उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पे एक ग्राउंड ये बोला गया था। पेटिशनर क्लेम्स दैट 2023 एक्ट हैज रिप्लेस्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद ए कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पे बोला है कि 2023 का जो एक्ट था, जिसमें 2023 का जो जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई की जगह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया इस कानून के द्वारा, तो ये तो अपने आप में ही गलत है। पेटिशनर पॉइंट्स दैट 2023 एक्ट वाज पास्ड इन लोकसभा एट अ टाइम व्हेन मेजॉरिटी ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ पार्लियामेंट वर सस्पेंडेड बाय द स्पीकर। एक आधार ये भी बोला गया था कि ये 2023 का जो कानून आया है, ये उस समय पास किया गया था जब अपोजिशन पार्टी के जितने भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था स्पीकर के द्वारा। तो अच्छे से इस पे चर्चा नहीं हुई इस कानून पे, और जब लोग ही उपस्थित नहीं थे, मेंबर्स ही उपस्थित नहीं थे, एमपीज, तो ऐसे में ये कानून की कोई संवैधानिकता सही नहीं है। Selection committee is dominated and controlled by the members from the executive renders the selection process vulnerable to manipulation। यहाँ पे ये बोला गया है कि अब जो सिलेक्शन कमेटी बनी है जिसमें 3 मेंबर्स हैं और उस 3 मेंबर्स में भी 2 मेंबर सेम ही पार्टी के हैं, तो ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है कि वो जो रूलिंग पार्टी के जो 2 मेंबर्स हैं वो जो अपना डिसीजन लेना चाहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर उन्हीं की पार्टी से या उन्हीं की जो मनपसंद लोग हैं वहीं से बनकर आएंगे। तो यहां पे यही बोला गया है कि अब अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में है एंड अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं आया कि ये कानून सही है या ये कानून गलत है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ही नहीं, उससे पहले रूलिंग पार्टी ने क्या करा है, ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह नियुक्त कर दिया गया है, और नियुक्ति के बाद काफी इन पर ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं, काफी चर्चाओं में आ गए हैं। तो ये वीडियो आपके प्रीलिम्स मींस हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी कोई भी डिसीजन आएगा इस केस से संबंध में तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। धन्यवाद।